एवरीवन एंड वेलकम टू पेंडलम ईडीयू पे आप सभी का स्वागत है गाइस। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम लोग कवर करेंगे आरबीआई सर्कुलर पार्ट 2। हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले फरवरी के हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले सेशन में मैंने आरबीआई सर्कुलर जो जनवरी में आए थे उनको डिस्कस किया था, तो आज हम फरवरी के डिस्कस करेंगे। तो जल्दी सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी बैंकिंग एग्जाम है सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, दैट इज आरबीआई सर्कुलर्स ऑफ फरवरी। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए। इसके अलावा आप पेंडलम ईडीयू की वेबसाइट पे विजिट करके बुक्स परचेज कर सकते हैं, बैंकिंग अवेयरनेस, डेली बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ सकते हैं, मंथली बैंकिंग अवेयरनेस ई बुक्स परचेज कर सकते हैं, हाफ ईयरली प्रिंटेड वर्जन में अवेलेबल है, आप उसको परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा गाइज जो बच्चे आईपीएस ऑफिसर, आरआरबी ऑफिसर स्केल 2 या 3 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, तो आज ही आप उसको परचेज करिए। आप कोड लगाएंगे PC30 मेरे नाम का तो आपको उसमें ऑफ मिलेगा। इन बुक्स पे भी अगर आप मेरे नाम का कोड लगाएंगे तो आपको ऑफ मिल जाएगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज का इम्पोर्टेंट एक सुविचार देख लेते हैं। आपकी समस्याएं आपको रुकने का संकेत नहीं देती बल्कि वो लक्ष्य के रास्ते का मार्गदर्शक होती हैं। तो जो भी समस्याएं जीवन में आती हैं वो कभी भी आपको रोकने के लिए नहीं आती, वो आपको और मजबूत बनाने के लिए आते हैं। क्योंकि जब ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप सोल्यूशन ढूंढते हैं। जब सोल्यूशन ढूंढते हैं तो आप परिपक्व होते हैं। तो कोई भी चीज आती है लाइफ में, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उससे डर के नहीं भागना है, वो आपको मजबूत करने के लिए आती है लाइफ में, आपको एक लेसन देने के लिए लाइफ में आती है। तो चलिए इतने अच्छे सुविचार के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं सेशन की। तो सबसे पहले जो यहाँ पर आरबीआई सर्कुलर की हम डिस्कस कर रहे हैं वो है आरबीआई ने जो रेपो रेट इंक्रीज किया था बाय 25 बेसिस पॉइंट और अब ये 6.5% पहुंच गया है। तो पॉलिसी रेट, रेपो रेट अगर हम देखें तो ये 6.50% है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट 6.25% है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 6.75% है, बैंक रेट 6.75% है एंड फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट जो 3.35% है। रेपो रेट वो रेट होता है जिस रेट पे बैंक जो है, आरबीआई जो है वो बैंक्स को, कमर्शियल बैंक्स को लोन प्रोवाइड करता है। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है कि जब बैंक्स अपना पैसा आरबीआई को देते हैं तो जिस रेट पे देते हैं, इंटरेस्ट रेट पे, वो रिवर्स रेपो रेट होता है। तो जब रेपो रेट बढ़ जाएगा तो उससे क्या होगा कि जो बैंक्स है उनको पैसा जो मिल रहा है आरबीआई से वो ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा। तो ऑफकोर्स जो जब वो कस्टमर्स को देंगे वो उनका इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाएगा। तो विद इंक्रीज इन रेपो रेट जो लैंडिंग रेट्स है बैंक के, दीज आर एक्सपेक्टेड टू राइज। जो व्हीकल्स, होम, पर्सनल लोन पर जो ईएमआई है वो बढ़ जाएगी और जो टोटल लोन्स का जो 43.6% है वो रेपो रेट से ही जुड़ा होता है, यानी कि रेपो रेट ऊपर नीचे होगा तो इनका जो इंटरेस्ट रेट है वो भी ऊपर नीचे होगा उसी प्रोपोर्शन में। सो आरबीआई ने अभी जीडीपी ग्रोथ जो प्रोजेक्ट की है वो 6.4% की है फॉर नेक्स्ट फिस्कल ईयर, दैट इज फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए। वहीं एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने जो जीडीपी फोरकास्ट है 2022-23 के लिए उसको रिड्यूस कर दिया था टू 6.8% दिसंबर में। इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25 जो रिटेल इन्फ्लेशन है दिस इज एक्सपेक्टेड टू बी 5.3%। और जो रेपो रेट का जो डिसीजन है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने जो लिया था ये 4-2 मेजोरिटी से लिया था। अब रेपो रेट ये छठी बार इंक्रीज हुआ है, उससे पहले काफी लंबे समय तक रेपो रेट को चेंज नहीं किया था, स्टैग्नेंट रखा गया था एंड अब मई 2022 से वापस से रेपो रेट को बढ़ाया जा रहा है और अब 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 6.5 हो गया है। इसके अलावा यहाँ पर जो एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक लेंडिंग रेट्स हैं EBLR बैंक्स के, इसको 25 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं जैसे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट है इसको भी 2.25 बेसिस यानी कि 0.25% इंक्रीज कर दिया गया है। तो यहाँ पर मेन कंसर्न जो इकोनॉमी के लिए जो चिंताएं जताई गई हैं वो क्या है, जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है उसकी जो अनसर्टेनिटीज है, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर हुआ या फिर और भी जो यहाँ पर क्रिटिकल चीजें चलती रहती हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशन,
देन ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में वॉलेटिलिटी, जैसे अभी हमने देखा था कि यूएस का जो एक बहुत बड़ा बैंक था, ठीक है, वो जो है उसका दिवालिया घोषित हो गया था। तो इस तरह की कुछ ग्लोबल फाइनेंशियल जो मार्केट वॉलेटिलिटी है। फिर राइजिंग नॉन ऑयल कमोडिटी प्राइसेस, जो नॉन ऑयल कमोडिटी प्राइसेस उनके प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो ये कुछ मेन कंसर्न्स है इकोनॉमी के। अगला देखते हैं, तो आरबीआई ने अभी क्यूआर कोड बेस्ड कॉइन वेंडिंग मशीन को लॉन्च करने का अनाउंसमेंट किया है। ये पायलट लॉन्च होगा एंड इस क्यूआर बेस्ड कॉइन वेंडिंग मशीन से जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉइन्स है उसको इम्प्रूव किया जाएगा। तो आरबीआई ने अनाउंस किया कि इस मशीन को कुछ लीडिंग बैंक्स के साथ कोलैबोरेशन में खोला जाएगा। ये 19 लोकेशन और 12 शहरों में इसको एज अ पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। अगर ये सफल रहा तो इसको और भी आगे रेप्लिकेट किया जाएगा। तो ये जो क्यूआर बेस्ड कॉइन वेंडिंग मशीन है, ये कैशलेस कॉइन डिस्पेंशन मशीन है और ये कॉइन्स जो भी कस्टमर का बैंक अकाउंट होगा उसमें से यूपीआई के थ्रू ये आपका जो कॉइन्स है, नंबर ऑफ कॉइन्स उतना निकाल देगी, आपके अकाउंट में से उतना पैसा कट जाएगा। ठीक है, सिंपल, जैसे आप कैश विड्रॉ करते हैं वैसे ही आप कॉइन को विड्रॉ इन मशीन से कर सकते हैं। ठीक है, दिस विल एंड द नीड फॉर फिजिकल टेंडरिंग ऑफ बैंक नोट्स एंड देयर ऑथेंटिकेशन। इससे फिजिकल टेंडरिंग, बैंक नोट्स के ऑथेंटिफिकेशन, ये वाला जो काम है इससे वो काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी वीक, ये आरबीआई के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया फ्रॉम 13 फरवरी टू 17 फरवरी। तो एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी वीक कब मनाया जाता है। सो 13 फेब से 17 फेब के बीच में मनाया गया था। थीम इंपॉर्टेंट है, गुड फाइनेंशियल बिहेवियर योर सेवियर। ठीक है, जैसे आरबीआई कहता है सतर्क बनिए, सुरक्षित बनिए, सुरक्षित रहिए, तो वही है कि अगर आपका फाइनेंशियल बिहेवियर सही होगा तो उसी से आपका बचाव हो सकता है, वही आपका बचाव कर सकता है। योर सेवियर, इस बार का फाइनेंशियल लिटरेसी वीक का थीम था। तो कई आपने केसेस ऐसे देखे होंगे कि आपको फ्रॉड की केसेस, जैसे कि आपको बैंक का कोई एज अ कस्टमर जो बैंक का रिप्रेजेंटेटिव बन के आपको कॉल करेगा और आपसे कुछ डिटेल्स लेने की कोशिश करेगा, या फिर जैसे कुछ बेसिक चीजें हैं कि आप अपना जो ओटीपी है, जो आपका यूपीआई से लिंक्ड ओटीपी अगर आपको आता है कुछ, तो आप उसको किसी के साथ शेयर ना करें, अपना यूपीआई आईडी हर किसी के साथ शेयर ना करें, अपने पासवर्ड्स ना शेयर करें। फिर उसके बाद अपनी जो अकाउंट डिटेल्स हैं, जो बैंक डिटेल्स हैं, जो क्रूशियल डिटेल्स हैं, वो ऐसे ही किसी भी अनऑथराइज्ड पर्सन को ना शेयर करें। किसी जो कोई लिंक, अगर जैसे ये चल रहा है अभी फिशिंग जो चलती है, तो फिशिंग में मिशिंग चल रहा है। मिशिंग यानी कि एसएमएस पे आपको एक जो है भेजा जाता है बैंक के रिप्रेजेंटेटिव बन के, और फिर आपको बोलते हैं कि उस लिंक पे क्लिक करिए, पर्टिकुलर लिंक पे, तो आपको ये मिलेगा, या आपका कार्ड ब्लॉक हो गया है, आप कार्ड की डिटेल्स दीजिए। तो इस तरह के जो भी यहाँ पर एक्टिविटीज हैं उनसे सतर्क रहना है। तो यही फाइनेंशियल लिटरेसी वीक का जो है पर्पस रहता है कि लोगों में जागरूकता फैलाना है, किसी भी तरह का जो उनका फाइनेंशियल लॉस ना हो। सो इसका ऑब्जेक्टिव है टू जनरेट अवेयरनेस अमंग द जनरल पब्लिक, क्रिएट फाइनेंशियल रेजिलियंस एंड सस्टेन देयर इंटरेस्ट। तो नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन 2020-2025 के जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स है उसके साथ ही थीम अलाइंड है। 2016 से आरबीआई जो है फाइनेंशियल लिटरेसी वीक हर साल ऑर्गेनाइज कर रहा है, ताकि जो फाइनेंशियल एजुकेशन है वो लोगों तक पहुंचाई जा सके। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट आरबीआई सर्कुलर की बात करते हैं। सो आरबीआई ने डिसाइड किया है टू रिस्टोर मार्केट आवर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू 9 to 5 PM। तो पहले क्या था कि जो मार्केट आवर्स थे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रिस्पेक्ट में, वो 9 से 3:30 बजे तक फिक्स किया गया था, क्योंकि कोविड-19 के चलते आरबीआई ने ट्रेडिंग आवर्स को अमेंड किया था अलग अलग मार्केट्स के लिए जो उसके द्वारा रेगुलेट होती है। तो दीज वर अमेंडेड विद इफेक्ट फ्रॉम 7 अप्रैल 2020 एंड अब गवर्नमेंट ने इसको वापस से, जो आरबीआई है, इसने रिस्टोर करने का डिसाइड किया है। So RBI commenced restoration of market hours in phased manner with effect from November 9, 2020। नवंबर 9 से phased manner में ये जो भी ट्रेडिंग आवर्स है अलग अलग मार्केट्स के जो आरबीआई रेगुलेट करती है उसका फेज वाइज वहां पर रिस्टोरेशन हो गया था टाइमिंग का। तो अभी जो 13 फरवरी से जो टाइमिंग्स इफेक्ट में आई है
कॉल नोटिस टर्म मनी इनके लिए 9 से 5 बजे। देन मार्केट रेपो इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 9 से 2:30 बजे तक। फिर ट्राई पार्टी रेपो इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कमर्शियल पेपर एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स के लिए 9 से 5 और उसमें 9 से 3। फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, ट्रेजरी बिल्स ये शामिल होते हैं, उनका भी टाइमिंग 9 से 5 कर दिया गया है। इसके अलावा जो स्टॉक मार्केट है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अभी ट्रेडिंग आवर्स इक्विटी और डेरिवेटिव सेगमेंट्स में इंक्रीज करने के लिए एग्री हो गया है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और इसने भी सेबी को प्रपोजल भेजा है। अगर सेबी ने अप्रूव कर दिया तो ये जो टाइमिंग अभी 9 से 9:15 से स्टार्ट होता है और 3:30 पे क्लोज हो जाता है, ये 9 बजे से 5 बजे तक हो जाएगा। तो इंडियन स्टॉक मार्केट अभी एनएससी और बीएससी जो है इन 9:15 से 3:30 बजे तक चलती है, जबकि करेंसी सेगमेंट में जो ट्रेडिंग है ये 9 से 5 बजे तक चलती है। अगला देखते हैं, आरबीआई ने अपना जो दूसरा ग्लोबल हैकाथन है हार्बिंगर 2023 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, इसको लॉन्च कर दिया है। लास्ट ईयर इसका जो अनाउंसमेंट है, जो विनर्स थे फर्स्ट वाले हार्बिंगर के, वो अनाउंस हुए थे जून 2022 में। पहला हैकाथन नवंबर 2021 में अनाउंस किया गया था। तो हार्बिंगर की थीम इस बार की क्या है 2023 की, इंक्लूसिव डिजिटल सर्विसेज। तो ये हैकाथन से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, 2-3 बैंकिंग एग्जाम में पूछा गया था, तो इस बार भी क्वेश्चन हो सकता है, पूछने थीम से आपसे रिलेटेड पूछ सकता है। तो इंक्लूसिव डिजिटल सर्विसेज, इसमें विनर को 40 लाख मिलेंगे, रनर अप को 20 लाख मिलेंगे, और इसमें इनोवेटिव आइडियाज 4 सेगमेंट में इन्वाइट किए गए हैं। तो फिनटेक्स को कुछ ऐसे सोल्यूशंस डेवलप करने हैं जिससे जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज है इसकी पहुंच जो है बढ़ाई जा सके, और जो ब्लॉकचेन है उसकी स्केलेबिलिटी को और ज्यादा बढ़ाया जा सके। यानी कि ब्लॉकचेन का जो कह सकते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जो यूज है, यूटिलाइजेशन है, वो और बड़े लेवल पे हो सके। तो स्केलेबिलिटी बढ़ानी है ब्लॉकचेन्स की, एंड जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है जिसको आरबीआई ने जो है अभी एज अ पायलट भी स्टार्ट करने का अनाउंस किया था, सो उसके लिए फिनटेक्स को सॉल्यूशंस डेवलप करने हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखते हैं, आरबीआई ने अभी 32 एग्जिस्टिंग पेमेंट एग्रीगेटर्स को ऑथराइज किया है टू ऑपरेट एज ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर। जो अभी तक पेमेंट एग्रीगेटर थे, अब उनको ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर बनने के लिए यहाँ पर आरबीआई ने ऑथराइज कर दिया है। इसमें अमेजॉन पे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड, गूगल इंडिया डिजिटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ये सब इंक्लूडेड है। इसमें जो 18 एग्जिस्टिंग एंटिटीज है उनके एप्लीकेशन अभी अंडर प्रोसेस है, तो उनको भी लाइसेंस मिलना बाकी है ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर्स का। वहीं कुछ जो एप्लीकेंट्स है एंटिटीज जैसे कि फोन पे, एडियन इंडिया टेक्नोलॉजी सर्विसेज, भारती पे सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ग्लोबल पेमेंट एशिया पैसिफिक, इनका भी अंडर प्रोसेस चल रहा है। आरबीआई ने स्टेक होल्डर्स को एडवाइस किया है कि भाई जो सिर्फ एग्जिस्टिंग पीएस से ही जो है ट्रांजैक्ट करें, who have been granted in principle authorization or whose application is under process, जिनका application under process है, या फिर जो in principle authorization जिनको मिल चुका है, तो वही जो पीएस है उनको ही इस्तेमाल किया जाए ट्रांजैक्शन के लिए। आरबीआई ने अभी कुछ एग्जिस्टिंग एंटिटीज के जो एप्लीकेशन है उनको रिटर्न भी किया है, जिसमें फ्री चार्ज पेमेंट टेक्नोलॉजीज, पेटीएम सर्विसेज, पेयू पेमेंट्स एंड टैपिट्स जो टेक्नोलॉजी से ही शामिल है। अब ये जैसे अगर वापस कर दिया जाता है अगर कोई यहाँ पर एप्लीकेशन, तो ऐसा नहीं कि दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते, वो दोबारा अप्लाई कर सकते हैं विद इन 120 डेज ऑफ रिटर्न। अब पेमेंट एग्रीगेटर की बात करें तो कल भी मैंने आपको पेमेंट एग्रीगेटर के बारे में बताया था, जब जनवरी वाला मैंने डिस्कस किया था। तो पेमेंट एग्रीगेटर ये एक सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जो अलग अलग ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शंस को एक साथ लेकर आते हैं एक वन प्लेस पे फॉर मर्चेंट्स के लिए। अब यही जब जो डिजिटल मर्चेंट्स को ऑनलाइन बोर्ड कर देते हैं और पेमेंट्स एक्सेप्ट करते हैं मर्चेंट के बिहाफ पर, जब आरबीआई से लाइसेंस मिल जाता है तो ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर्स हो जाते हैं। जैसे सिंपल सा है, अगर आपको मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप कोई जैसे पेंडुलम वीडियो की टेस्ट सीरीज परचेज करते हैं, ठीक है, तो जब आप टेस्ट सीरीज परचेज करेंगे
तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस आता है कि आपको क्रेडिट कार्ड से पे करना है, ठीक है, आपको डेबिट कार्ड से पे करना है, क्रेडिट या डेबिट एक साथ भी आता है कई बारी, ठीक है। फिर आपको ऑप्शंस आता है कि यूपीआई से आपको पे करना है, ठीक है। फिर आपका ऑप्शन आता है कि कोई आपको जो वॉलेट्स हैं उनसे आपको पे करना है। तो आप देख रहे हैं कि जो डिफरेंट जो यहाँ पर मर्चेंट्स हैं, ठीक है, उनको जब एक प्लेटफॉर्म पर जो इंटीग्रेट करें, ठीक है, और फिर ये इस एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करे कि जहां पर आप कस्टमर से जो पेमेंट भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो वो ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर हो जाता है, ठीक है। आई होप ये कंसेप्ट क्लियर होगा। अब इसमें भी दो तरह के पेमेंट एग्रीगेटर्स होते हैं, एक बैंक वाले होते हैं और एक थर्ड पार्टी वाले होते हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया है, बैंक वाले और थर्ड पार्टी वाले। अब बैंक वाले जो होते हैं ये थोड़ा कॉस्टली होते हैं, ठीक है, बैंक के जो पेमेंट एग्रीगेटर्स होते हैं जैसे CCAvenue हो गया, रेजर पे हो गया। वहीं जो थर्ड पार्टी वाले जो होते हैं वो उतने जो है एक्सपेंसिव नहीं होते हैं। तो इसमें जैसे आपका आ गया पेपाल, स्ट्राइप, ये आपकी थर्ड पार्टी में आ जाएंगे। पेपाल हुआ, गूगल पे हुआ, ठीक है, स्ट्राइप हुआ, ये सब थर्ड पार्टी वाले आ गए। और बैंक में जैसे CCAvenue आ गया, रेजर पे आया, ये सब जो है बैंक पेमेंट एग्रीगेटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, RBI had released a draft guidelines on minimum capital requirements for market risk। RBI ने अभी ड्राफ्ट गाइडलाइंस जारी की है, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट्स मार्केट रिस्क के लिए क्या होनी चाहिए उसके रिगार्डिंग। तो RBI ने गाइडलाइंस रिलीज की है एज अ पार्ट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ इट्स रेगुलेशन बैंक्स विद बेसल 3 स्टैंडर्ड्स के साथ जो RBI के रेगुलेशंस कन्वर्ज किए गए हैं उसी के तहत ही गाइडलाइंस रिलीज की गई है। सो ये सारे कमर्शियल बैंक्स पे अप्लाई होंगी, लेकिन इसमें कौन कौन से शामिल नहीं होंगे, लोकल एरिया बैंक्स पे अप्लाई नहीं होगा, पेमेंट बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक पर ये अप्लाई नहीं होगा। उसके अलावा सारे कमर्शियल बैंक पर ये जो गाइडलाइंस है अप्लाई होंगी। इसके अलावा ये इफेक्ट में कब से आएगा, यहीं से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन जाएंगे आपको, जैसे बोल देगा कि ये गाइडलाइंस जो है ये सारे कमर्शियल बैंक्स पे अप्लाई होंगी, एक्सेप्शन उसमें नहीं दिया होगा, तो वो स्टेटमेंट फिर गलत हो जाएगा। गाइडलाइंस कब इफेक्ट में आएंगी, ये 1 अप्रैल 2024 से इफेक्ट में आएंगी, यानी कि अगले साल 1 अप्रैल से लागू होंगी। ये कोऑपरेटिव बैंक्स पे भी अप्लाई नहीं होंगी, अर्बन, स्टेट, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जो है इनमें से भी किसी पे अप्लाई नहीं होंगी ये गाइडलाइंस। ये ड्राफ्ट गाइडलाइंस में एक सेपरेट क्लासिफिकेशन प्रपोज किया गया है सिक्योरिटीज का, जो बैंक की ट्रेडिंग बुक या फिर जो बैंकिंग बुक में इंक्लूडेड है उनके लिए। तो इसमें कहा गया है कि जो सिक्योरिटीज है जो बैंक की ट्रेडिंग बुक में है, ठीक है, ये दीज आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, एंड जो सिक्योरिटीज बैंकिंग बुक में इंक्लूडेड है, ठीक है, उनको क्रेडिट रिस्क कैपिटल रिक्वायरमेंट्स कैटेगरी में रखा जाए। तो सेपरेट क्लासिफिकेशन यहाँ पर प्रपोज किया गया है सिक्योरिटीज का कि भाई जो सिक्योरिटीज बैंक की ट्रेडिंग बुक में है उनको जो है दीज आर टू बी सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क कैपिटल रिक्वायरमेंट, और जो सिक्योरिटीज है जो बैंकिंग बुक में लिस्टेड है दैट आर सब्जेक्टेड टू क्रेडिट रिस्क कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। अब मार्केट रिस्क को यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि रिस्क ऑफ लॉसेस इन एंड ऑफ बैलेंस शीट पोजीशंस अराइजिंग फ्रॉम मूवमेंट्स इन मार्केट प्राइसेस। मार्केट प्राइसेस में उतार चढ़ाव की वजह से जो बैलेंस शीट में जो ऑन एंड ऑफ जो लॉसेस है उनको कहते हैं मार्केट रिस्क। जैसे आपको कुछ जो म्यूचुअल फंड्स हैं या कुछ ऐड आता है तो उसमें लिखा था कि दीज आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, यानी कि मार्केट के उतार चढ़ाव से इन पे इफेक्ट पड़ेगा। तो आरबीआई ने कहा कि ये जो रिस्क है दीज आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, दीज इंक्लूड इंटरेस्ट रेट इक्विटी रिस्क फॉर ट्रेडिंग बुक इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें फॉरेन एक्सचेंज रिस्क फॉर ट्रेडिंग एंड बैंकिंग जो बुक इंस्ट्रूमेंट्स है वो भी शामिल होंगे, जिसमें गोल्ड एंड प्रीशियस मेटल भी होंगे। आरबीआई ने स्पेसिफाई किया है कि कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जिनको ट्रेडिंग या बैंकिंग बुक का पार्ट माना जाएगा, तो यहाँ पर वो क्लैरिफाई किया गया है। जो ड्राफ्ट नॉर्म्स ही कहते हैं कि बैंक शेल क्लासिफाई एनी इंस्ट्रूमेंट हेल्ड फॉर एट लीस्ट 1 ईयर एज अ ट्रेडिंग बुक इंस्ट्रूमेंट। कोई भी ऐसा यहाँ पर नॉर्म्स में कहा गया कि कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट है अगर वो 1 साल से ज्यादा के लिए रखा गया है तो उसको ट्रेडिंग बुक इंस्ट्रूमेंट में क्लासिफाई किया जाना चाहिए। फिर इन ड्राफ्ट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो इंस्ट्रूमेंट्स है, शिफ्टिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट बिटवीन 2 काइंड ऑफ बुक शुड बी रेयर, यानी कि जैसे जो स्पेसिफिकली डिफाइन किया गया एक क्रेडिट रिस्क
वाला है, एक मार्केट रिस्क वाला है। तो मार्केट रिस्क का इंस्ट्रूमेंट क्रेडिट रिस्क में ना जाए, क्रेडिट रिस्क का इंस्ट्रूमेंट मार्केट रिस्क में शिफ्ट ना किया जाए। तो इसमें कहा गया है कि ऐसा सिर्फ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में होना चाहिए, ये ऐसा फ्रीक्वेंटली नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसा कुछ शिफ्ट भी करना है तो आरबीआई के अप्रूवल या बैंक और जो बैंक के बोर्ड है उसी के अप्रूवल से ऐसा किया जाएगा, और कोई भी कैपिटल गेन्स से जो रिजल्ट होंगे वो परमिट नहीं होंगे, क्योंकि जो आपने इंस्ट्रूमेंट रखा है, जो एसेट रखा है, उससे कुछ कैपिटल गेन होगा, तो वो जो कैपिटल गेन है अगर शिफ्ट करने से कुछ कैपिटल गेन होता है तो वो इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा, वो परमिट नहीं किया जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, यहां पर देखते हैं आरबीआई ने, So RBI has recently updated rules for foreign donations via payment system। पेमेंट सिस्टम के थ्रू जो फॉरेन डोनेशन होती है उसके लिए आरबीआई ने अपडेटेड रूल्स जारी किए हैं। ये पेमेंट सिस्टम कौन कौन से हैं? एनईएफटी से जो पेमेंट आती है या फिर आरटीजीएस से जो आती है। एनईएफटी की फुल फॉर्म नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर एंड आरटीजीएस इज रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम। सो जो ओरिजिनेटिंग बैंक्स है, जहां से भी जो पैसा है वो जब आता है तो आरबीआई पहले वो एसबीआई के अकाउंट में डायरेक्टली पैसा आता है। कोई भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन है वो जो एसबीआई का अकाउंट जो खोला गया है अंडर दिस फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट ऑफ 2010 उसी में ही आता है। तो जो ओरिजिनेटिंग बैंक्स है उनको दो मैंडेटरी फील्ड एनईएफटी आरटीजीएस सिस्टम की सिलेक्ट करनी है व्हाइल रिमिटिंग फॉरेन डोनेशंस टू दी एफसीआर अकाउंट। तो वो एफसीआर अकाउंट में जाती है एसबीआई के। So originating bank should also pass on donor details relating to transaction without LEI details। जो भी यहाँ पर ट्रांजेक्शन हुए हैं बिना LEI डिटेल्स, क्योंकि LEI डिटेल्स का क्या है कि कोई पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर ही LEI डिटेल्स नेसेसरी होती है। लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर क्या है? ये 20 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड है, 20 डिजिट का एक अल्फा न्यूमेरिक कोड है LEI। लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर फुल फॉर्म पूछ सकते हैं या पूछ सकते हैं कितने डिजिट का एक कोड होता है, अल्फान्यूमेरिक कोड होता है। सो इससे क्या करते हैं? इससे पार्टीज को आइडेंटिफाई करते हैं टू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस वर्ल्ड वाइड। ग्लोबली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करने के लिए जो है इसको किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि मैं यूएस में हूँ और मुझे जो है अपने घर पे पैसा भेजना है, या फिर कुछ मुझे कहीं फंड देना है, कुछ कंट्रीब्यूट करना है, मुझे कोई डोनेशन करना है। चलिए मान लीजिए कि मुझे डोनेशन करना है, तो उस केस में मैं डोनेशन जो है मैं डायरेक्टली जो किसी का अकाउंट है उसमें नहीं जाएगा, वो पहले बैंक से जाएगा एसबीआई के पास। ठीक है, जो एसबीआई का अकाउंट है वहां से ये जाएगा और फिर उसके बाद ही ये आता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो ओरिजिनेटिंग बैंक्स है उनको डोनर की डिटेल भी भेजनी होगी इन केसेस में जिसमें ट्रांजैक्शन विदाउट एलईआई डिटेल्स होती है, एज पार्ट ऑफ सेंडर टू रेमिटर इंफॉर्मेशन इन एनईएफटी एंड आरटीजीएस। ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि डोनर की डिटेल्स यहाँ पे चाहिए, जैसे कि उसका नाम, एड्रेस, कंट्री ऑफ ओरिजिन, अमाउंट, करेंसी और क्यों रेमिटेंस यहाँ पे दिया गया है, पर्पस क्या है, वो सभी रिकॉर्ड होने चाहिए इस ट्रांजैक्शन में एज पर इन अकॉर्डेंस विद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जो करंट रेगुलेशंस है। और सेम एसबीआई को भी रिपोर्ट करना है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को ऑन अ डेली बेसिस। तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 जो आया था उसमें कहा गया था कि जो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन आएंगे वो एसबीआई के अकाउंट में आएंगे। तो जो ओरिजिनेटिंग बैंक से जहां से वो ओरिजिनेट हो रहा है ट्रांजैक्शन, तो उनको सारा जो डिटेल्स है वो देना पड़ेगा एसबीआई को। ठीक है, और एसबीआई ने कहा कि ये जो इंस्ट्रक्शंस है ये 15 मार्च से इफेक्टिव हो गए हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, आरबीआई ने नॉर्म्स इशू किए हैं लेंडिंग एंड बोरिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदने या बेचने के लिए, बोरिंग के लिए, लेंडिंग के लिए नॉर्म्स इशू किए गए हैं। ये ड्राफ्ट जो है नॉर्म्स है, दिस इज ड्राफ्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लेंडिंग डायरेक्शंस 2023। और इसमें कहा गया है कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लेंडिंग ट्रांजेक्शंस है ये एक दिन में मिनिमम कंप्लीट होगी और मैक्सिमम 90 डेज में कंप्लीट हो जाएगी। इस ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है ट्रेजरी बिल्स को छोड़कर ये लेंडिंग बोरोइंग के लिए जो है अलाउड होगी अंडर दी जीएसएल ट्रांजैक्शन। और सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्लूडिंग ट्रेजरी बिल्स एंड स्टेट गवर्नमेंट इशूड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ये एलिजिबल होंगी फॉर प्लेसिंग एज कोलेट्रल अंडर अ जीएसएल ट्रांजैक्शन। तो जीएसएल ट्रांजैक्शन में क्या है,
आपको जीएसएल ट्रांजैक्शन करना है, आपको उसमें कुछ कोलेटरल रखना है, आपको जैसे बोरो करना है, कोई और आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आपको बोरो करनी है मान लीजिए, ठीक है, तो उसके लिए आप ट्रेजरी बिल को एज ए कोलेटरल रख सकते हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पर अलाउड रहेगा। इससे पहले आरबीआई ने प्रपोज किया था कि जो सिक्योरिटीज में लेंडिंग एंड बोरोइंग है इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, और इसका मेन पर्पज रही है कि जो पार्टिसिपेशन है उसको बढ़ाना है सिक्योरिटीज लेंडिंग मार्केट में। कोई भी एंटिटी है this is eligible to undertake repo transactions in government securities and any other entity approved by RBI. This would be eligible to participate in GSL transactions. As a lender of securities ये participate कर सकते हैं, या तो वो RBI द्वारा एंटिटी अप्रूव्ड हो या फिर कोई ऐसी एलिजिबल एंटिटी हो जो रेपो ट्रांजेक्शंस कर सकती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। सो गाइस, हमने यहाँ पर डिस्कस किए आरबीआई सर्कुलर्स पार्ट 2 हमने डिस्कस किया, फरवरी के हमने डिस्कस किए। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग आरबीआई सर्कुलर्स मार्च के डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे फॉलो करिए, हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारी वेबसाइट विजिट करिए जहां पर आपको डेली बैंकिंग अवेयरनेस मिलेंगे। आपके सभी बैंक एग्जाम की कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही जो हमारा एक स्टूडेंट सिलेक्ट हुआ था अभी रिसेंटली आईपीएस आरआरबी ऑफिसर्स के 3 में, तो उसका भी इंटरव्यू हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं, मोटिवेट हो सकते हैं, आपको स्ट्रैटेजी पे आप वर्कआउट कर सकते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, टेक केयर।